हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का विलियन वाले चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारा विलियन वाला चैप्टर है पहला यूनिट, उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार, उन टॉप 52 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ध्यान ये रखना है कि ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या है, PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड हैं और ये एक वन शॉट लेक्चर है, यानी इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चंस इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए है। जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है, उनके लिए बहुत सुपर डुपर लेक्चर होगा और ये वन शॉट लेक्चर है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और अपने आंसर लगाते रहेंगे। साथ के साथ आप अपने पास एक रफ नोटबुक लेकर बैठ सकते हो और उसके ऊपर अपने आंसर लिख सकते हो कि पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था। और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देख लेना कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए। 52 क्वेश्चन है, सुपर डुपर टॉप 52 क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को लगाते रहना और अपनी नोटबुक में लिखते रहना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इस हिसाब से हमें चलना है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोलर विलियन वह विलियन होता है जिसमें एक मोल विलेय घुला होता है। भाई, मोलर विलियन का मतलब जिसकी मोलरता एक हो। तो एक मोल विलेय घुला हुआ होगा 1 लीटर विलियन में। अब देखो इनमें से ऑप्शन कौन सा है 1 लीटर विलियन में। ये ऑप्शन सी है, तो हमारा ये उत्तर सही है। इसका कौन सा सही उत्तर है? सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझना, मोलर का मतलब होता है जिसकी मोलरता एक हो, यानी एक मोल घुला हुआ हो 1 लीटर विलियन में। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है 8 ग्राम NaOH, इसका मतलब यह है कि हमें दिया गया है, विलेय का भार दिया गया है 8 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है और विलियन का आयतन दे रखा है 450 मिलीलीटर। और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग करोगे। ठीक है, ये लीटर आ गया। और NaOH का सवाल है, तो NaOH का अणुभार कितना होता है? ये तो आपके याद होगा, NaOH का अणुभार होता है 40। आप जोड़ोगे 23, 16 और 1 को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो विलियन की मोलरता पूछी है कैपिटल M। ये मोलरता हमने पूछी है कि कितनी होगी। अब आपको पता है मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। तो भार कितना है NaOH का? 8 ग्राम। तो भार की जगह हमने 8 ग्राम लिखा। अणुभार कितना है? 40। और आयतन लीटर में कितना है? आयतन लीटर में है 450 बटे 1000। तो यहाँ लिख दिया 450 बटे 1000। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट देंगे और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? एक तो बचा है हमारे पास 45 और एक 100। ठीक है, 45 और 10 बचा है। 10 को आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो 10 को यदि आप ऊपर लेके चले गए तो हमारे पास बचेगा, ऊपर 2 है और 10 है और बटे में है हमारे पास क्या? 45। ठीक है, तो 2 है और ये 10 भी ऊपर चला गया, बटे में 45 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 धाम 20 बटे 45। 20 बटे 45। अब ये तो कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे ना। तो 5 चौक 20 और 5 नम 45। हमारे पास आया 4/9। अब आप भाग करके देख लो। आप 9 से भाग कर दो किसे? 4 को।
जब 4 को भाग करोगे दशमलव लगा के 0 आ जाएगा, तो 9 चौक 36, कितने बचेंगे 4, फिर आप 0 बढ़ाओ 9 चौक 36, फिर कितने बचेंगे 4, फिर आप 0 बढ़ाओ 9 चौक 36, 4, फिर यही आता रहेगा 0.444। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ए है, देखो 0.444 m, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, पहला ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 5 लीटर 2 m NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या है। 5 लीटर, इसका मतलब विलयन का आयतन दे रखा है इन्होंने, आयतन दे रखा है 5 लीटर। 2m, मोलरता दे रखी है 2, मोलरता दे रखी है 2, लिखा हुआ है 2m। NaOH विलयन बनाना है, इसका मतलब अणुभार हमें पता चल गया, हमारा NaOH का अणुभार कितना होता है 40। आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या, तो इन्होंने मोलों की संख्या पूछी है। मोलों की संख्या का मतलब भार बटे अणुभार, जैसे आप NB कह सकते हो। ये पूछा है कि कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप 5 लीटर 2 मोलरता वाला एक NaOH का विलयन बनाना चाहते हो, तो NaOH के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी। अब मोलरता का फार्मूला आपको पता है, मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार की जगह हम लिख सकते हैं इसकी जगह मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। और हमने पता करना है n पता करना है, तो इन दोनों की गुणा होगी। तो n पता लगाने के लिए आप मोलरता को गुणा करोगे विलयन के आयतन से, जो लीटर में हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, मोलरता, मोलरता दे रखी है इन्होंने 2, तो इसके जगह हमने लिख दिया 2, और आयतन लीटर में कितना है 5 लीटर, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 5, तो 2 पंजे 10, यानी 10 मोल की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो कोई सा ऑप्शन है क्या 10 मोल, ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10 मोल है, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में कहा है एथेनॉल और जल के मिश्रण के लिए 1 लीटर में 360 ग्राम जल है, तो इसमें जल की मोलरता है, जल की मोलरता पूछी गई है एथेनॉल और जल के मिश्रण में। एथेनॉल को पानी में घोल रखा है, 1 लीटर में विलयन का आयतन दे रखा है इन्होंने 1 लीटर, हम लिख लेते हैं विलयन का आयतन दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, 360 ग्राम जल है, तो हमारे पास भार जो है वो है 360 ग्राम जल का भार, और जल का अणुभार आपको बताइए कितना होता है 18 होता है ना, जोड़ के देख लेना आप H2O का अणुभार। तो इसमें जल की मोलरता है, मोलरता पूछी है जल की, इसलिए हमने जल का ही डाटा सारा लिखा है। आयतन तो ये विलयन का है 1 लीटर, भार है 360 ग्राम और अणुभार है 18 जल का, और मोलरता पूछी है। आप मोलरता का फार्मूला लगा दो, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। भार कितना है, भार है हमारे पास 360 ग्राम, अणुभार कितना होता है 18, और विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1 लीटर, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 1 जीरो ये है, तो इसका मतलब मोलरता कितनी हुई 20 मोल प्रति लीटर या 20। देखो कौन सा उत्तर है इसका, इसका उत्तर ए है, देखो 20। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो करो अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 5वें क्वेश्चन में कहा गया है Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 ml के लिए Na2CO3 की वांछित मात्रा है। तो Na2CO3 का सवाल है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 16 3 48।
तो 23 दूनी 46, 12 और 48 इन्हें जोड़ के देखोगे तो अणुभार हमारा आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का 106। ऐसे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं बहुत। 0.2 m बिलियन के लिए मोलरता दे रखी है 0.2 बिलियन के लिए 500 बिलियन के 500 ml के लिए आयतन दे रखा है 500 ml और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे इसे, तो हो जाएगा 500 दूनी 1000, 1/2 हो जाएगा। Na2CO3 की वांछित मात्रा यानी W पूछा है, कितना होगा? W पूछा है। फार्मूला आपको बताइए। मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। हमें W बताना है तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी, इसलिए W यदि आप निकालना चाहते हो तो मोलरता गुणा अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलरता कितनी दे रखी है इन्होंने? मोलरता दे रखी है 0.2। अणुभार कितना है? अणुभार है 106 और आयतन लीटर में कितना है? 1/2। 1/2। अब आप एक काम करो, इस दशमलव को तो यहां से हटा दो, ये दशमलव हटा दिया, नीचे 10 लिख दिया, 2 से 2 काट दिया। हमारे पास ऊपर तो 106 बचा है और नीचे बचा है हमारे पास 10। 10 में 1 0 है तो दशमलव 1 अंक इधर सरक जाएगा, ये हो जाएगा 10.6 और ग्राम में उत्तर आएगा। W किस में होता है? ग्राम में। 10.6 देखो है क्या कहीं? 10.6 है ना? 10.6 ये रहा, तो ये D है हमारा सही उत्तर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है 2MCH3OH के 150 ml विलयन का 150 ml विलयन तैयार करने के लिए CH3OH के कितने ग्राम पानी में मिलाए जाएंगे? मतलब कहने की बात यह है, इन्होंने कहा है मोलरता दी है इन्होंने 2, मोलरता दी है 2 और सवाल है CH3OH का, मिथाइल अल्कोहल का। जब आप इसके अणुभार को जोड़ के निकाल लोगे ना तो ये आ जाएगा 32। जोड़ के देख लेना, 32 होता है, बच्चों को याद भी हो जाते हैं अणुभार। आयतन कितना दे रखा है? 150 ml। 150 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 15/100 आया। 15/100 को 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 20 से 100, ठीक है, 3/20 आ गया, इतने लीटर आयतन आ गया हमारा। और क्या दे रखा है? कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? W पूछा है इन्होंने। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। देखो मोलरता का फार्मूला लगाएंगे। मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो W निकालने का तरीका यह है कि आप मोलरता को अणुभार से गुणा कर दो और विलयन का आयतन लीटर में इससे गुणा कर दो। मोलरता कितनी दे रखी है इन्होंने? 2। अणुभार कितना होता है इसका? 32 होता है और विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 3/20। तो ये 2 से तो कट जाएगा ना, 2 धाम 20 और ये 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9/10। 10 में 1 0 है तो दशमलव इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.6 ग्राम। देखो है क्या कोई उत्तर? 9.6 ग्राम है क्या कोई उत्तर? ये रहा बेटे 9.6 ग्राम C, इसका सही उत्तर C होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यूरिया के 1 विलयन के, यूरिया का सवाल है ना तो पहले ही लिख देता हूं मैं, अणुभार यूरिया का 60 होता है। यूरिया के 1 विलयन के 100 ml में आयतन दिया है 100 ml, तो ये हो जाएगा 100/1000 यानी 1/10। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ना, इतने लीटर हो गया, मिलीलीटर को लीटर में बदल लिया। यूरिया के 6.02 × 10⁻20 अणु हैं। भाई यूरिया के मोलों की संख्या नहीं दी ना, बताया यूरिया कितने ग्राम घुला हुआ है, अणुओं की संख्या बता दी।
तो आपको पता है ये संख्या आपको कुछ मिलती जुलती लग रही होगी एवोगाद्रो संख्या से, एवोगैड्रो नंबर से मिलती जुलती संख्या है। आपको पता है कि यदि हमारे पास अणुओं की संख्या होती 6.02 गुणा 10 की घात 23 तो 1 मोल होता, पर यहाँ अणुओं की संख्या है 6.02 गुणा 10 की घात 20, तो इतने अणुओं से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो। पता कैसे निकाल सकते हो? यदि मोलों की संख्या निकालनी है ना, तो ये जो संख्या दी हुई है 6.02 गुणा 10 की घात 20, इसे भाग कर दो अवोगाद्रो संख्या से। 6.02 गुणा 10 की घात 23 से इसे भाग कर दो, तो ये मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब आप कहोगे कि सर कैसे? ऐसे देखो, मैं बताता हूँ। आपको पता है, चूंकि रफ काम कर रहा, मैं मिटा दूंगा इसे, क्योंकि 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु यदि होते, इतने अणु होते, तो मोलों की संख्या एक होती ना, एक मोल होता इतने अणु होते तो। और यदि एक अणु होगा तो कितने मोल होंगे? 1/6.02 गुणा 10 की घात 23। और हमारे पास अणु कितने हैं? 6.02 गुणा 10 की घात 20 अणु हैं, तो इसमें मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? 1/6.02 गुणा 10 की घात 23 तो थे ही, गुणा किससे हो जाएगी? 6.02 गुणा 10 की घात 20 से गुणा हो जाएगी। तो कुल मिला के 6.02 गुणा 10 की घात 20 को भाग करी हमने 6.02 गुणा 10 की घात 23 से। ठीक है, तो इसे अवोगाद्रो संख्या से हमें भाग करना है। ये रफ काम था समझाने के लिए कि हम कैसे करेंगे इसे, तो इसलिए भाग करी। और ये तो इससे कट जाएगा। ऊपर हमारे पास 10 की घात कितनी है? 20। ऊपर तो 10 की घात 20 है, और ये नीचे से जो घात जाएंगी माइनस में ही तो जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? 10 की घात माइनस की 3 बच जाएंगी। ठीक है, इतने मोल हैं 10 की घात -3। तो यूरिया विलयन की सांद्रता है, देखो मोलरता में सारे उत्तर मोलरता पूछी है, तो हम मोलरता का फार्मूला लगाएंगे। मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में, या ये जो भार बटे अणुभार होता है इसे आप लिख सकते हो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या है 10 की घात -3, और विलयन का आयतन लीटर में कितना है? देखो कितना है, 1/10। 1/10, तो 10 तो ऊपर गुणा में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 गुणा 10, यानी 10 की घात 1 है ये। 10 की घात -3 प्लस 10 की घात 1, तो कितनी हो जाएगी? 10 की घात -2। और 10 की घात -2 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 10 की घात -2 है, 0.2 अंक पहले है। ठीक है, इतने m। उत्तर देख लो उनमें से कोई सा है क्या? 0.01, 0.01, 0.01 ये रहा बी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन। ये बच्चों के रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6 या 55.56 या 55.556, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब बच्चे कहेंगे कि सर कैसे होती है, तो ज्यादातर बच्चों को तो पता है कि शुद्ध जल की मोलरता 55.6 या 55.56 या 55.556 क्यों होती है, पर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा। आप एक काम कर सकते हो, आप आप 1 किलो पानी ले लो। आपको पता है पानी में यानी जल में जल ही विलेय है, जल ही विलायक है और जल ही विलयन है। तो यदि आप 1 किलो पानी लोगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ये तो हो गया विलेय का भार। और अणु भार कितना होगा जल का? 18। ठीक है, और जब 1 किलो पानी लिया तो उस 1 किलो पानी का आयतन कितना होगा? उसका आयतन तो 1 लीटर होगा ना। यही तो पानी की खासियत होती है कि पानी का 1 किलो पानी का आयतन 1 लीटर होता है। तो अब आप मोलरता निकाल लो। मोलरता, मोलरता कैसे निकलेगी? भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। भार कितना है? 1000 ग्राम।
अणुभार कितना है 18 पानी का, और आयतन लीटर में 1 लीटर है। तो आप 1000 को भाग करोगे 18 से। जब आप 18 से भाग करोगे 1000 को, तो कैसे करोगे भाग? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, कितने बचे? 100 में से 90 गए 10, एक जीरो और उतार लिया आपने, 18 पंजे 90 फिर हो गया। अब कितने बचे? 10, दशमलव लगा के जीरो लगा दिया, फिर 18 पंजे 90, फिर कितने बचे? 10, एक जीरो बढ़ा दिया, 18 पंजे 90। तो मतलब कहने की बात यह है कि ये 55.5555 आता रहेगा, जिसे आप लिख सकते हो राउंडिंग करके 55.56 भी लिख सकते हो, और आप 55.6 भी लिख सकते हो यदि यहां तक राउंडिंग करोगे। ठीक है, राउंडिंग का मतलब निकटन या सन्निकटन, इस तरह 55.6 आता है। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 10 MHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, तो परिणामी विलयन होगा, अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। इसके लिए आप, एक तो HCl है आपके पास, चलो देखते हैं। एक तो है HCl और दूसरा है Na2CO3। ये है HCl और Na2CO3 है। ये तो एसिडिक नेचर रखता है, ये रखता है बेसिक नेचर। तो यदि इसके मिली तुल्यांक ज्यादा हुए तो विलयन अम्लीय होगा, और इसके ज्यादा हुए तो विलयन होगा क्षारीय। तो इसके HCl के बारे में दे रखा है कि इसकी मोलरता तो है, कितनी है मोलरता? 10। ये दे रखी है 10 MHCl के 100 ml, आयतन दे रखा है इसका 100 ml। अब यहां देख लो इसकी मोलरता कितनी है, M2 कह दूं इसे। इसकी मोलरता कितनी है? 10 Na2CO3, 10, 75 ml है, आयतन है इसका 75 ml, 75 मिलीलीटर। मिली तुल्यांक दोनों के निकाल लो आप। इसके मिली तुल्यांक निकालने हैं ना, तो M1V1 से निकलेंगे इसके मिली तुल्यांक, यानी 10 गुणा 100 और 100 धाम 1000। इसके तो मिली तुल्यांक 1000 हैं एसिड के, और इसके देख लो, इसके M2V2 से निकल जाएंगे, यानी 10 गुणा 75, 75 धाम 750। तो अम्ल के मिली तुल्यांक ज्यादा हैं या क्षार के? तो आपको पता है अम्ल के मिली तुल्यांक 1000 ज्यादा हैं 750 से, इसलिए विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा विलयन। ऑप्शन ए हमारा सही है, विलयन कैसा होगा? अम्लीय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आपको यदि पूछा जाता है कि भाई हमारे पास जो, जब आप इन्हें दोनों को आपस में मिलाओगे तो जो भी विलयन आपको प्राप्त होगा उस विलयन की मोलरता कितनी होगी, तो उसे भी आप कर सकते हो हल। इसमें से इसे घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके मिली तुल्यांक ज्यादा हैं, इसके कम है। ठीक है, मतलब हमारा फार्मूला हो जाएगा, मान लो इन दोनों के मिलने से जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसका नाम मैंने एक्स रख दिया, और उसकी मोलरता है हमारे पास M3 जो हमें निकालनी है। उसका आयतन तो पता चल जाएगा आपको कितना है, आयतन ऐसे पता चल जाएगा 100 ml तो इसके 75 ml इसके हैं, तो कुल आयतन 175 ml होगा। और फिर फार्मूला लगाओगे आप M1V1 माइनस M2V2। ये माइनस पता क्यों करा? क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। इसके मिली तुल्यांक ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटा दिया, इज इक्वल टू M3V3। अब आपके पास सारी चीज है सिर्फ इसे छोड़ के, तो आप मोलरता निकाल दोगे, जो दोनों को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसकी मोलरता यहां से निकल जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसमें तो सिर्फ प्रकृति पूछी है, पर वो मोलरता भी पूछ सकता है। यदि ये दोनों एसिड हुए ना, ये और ये, मान लो ऐसा सवाल आ गया, ये भी एसिड है ये भी एसिड, इन दोनों के मिलने से एक मिक्सचर बना, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा। यदि दोनों बेस हैं, ये भी बेस ये भी बेस, तो भी यहाँ प्लस का निशान आएगा। और यदि एक अम्ल है एक क्षार है, तो आपको
जिसके भी मिली तुल्यांक ज्यादा हैं उसमें से कम वाले मिली तुल्यांक को घटाना होगा। जैसे यहाँ 1000 थे, यहाँ 750, इसलिए मैंने 1000 में से 750 घटा के कुल विलियन प्राप्त किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन दिया गया है 0.5 m HCl के 750 ml तथा 2 m HCl के 250 ml को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता होगी। अब देखो सवाल वैसा ही है पर मोलरता पूछ ली। पहले हमारे पास एक HCl का विलयन था और उसमें दूसरा HCl का विलयन मिलाया और दोनों को मिलाने से हमें एक मिक्सचर प्राप्त हुआ, दोनों का एक मिश्रण, उसकी मोलरता पूछी इन्होंने। इसकी मोलरता M1 इन्होंने दे रखी है, इसका आयतन भी दे रखा है, ठीक है। इसकी मोलरता भी इन्होंने दे रखी है और इसका आयतन भी दे रखा है। इसकी मोलरता इन्होंने पूछी है M3 और आयतन हम जोड़ के निकाल लेंगे कितना है। देखो इसकी मोलरता कितनी है 0.5 m के 750 ml, 0.5 तो है इसकी मोलरता और 750 ml है इसका आयतन और 2 m HCl के 250 ml, इसकी मोलरता 2 है और आयतन है 250 ml, ठीक है। अब इसकी मोलरता बतानी है, कुल आयतन पता कितना होगा 700 और 200 900 और 50 50 100, 900 और 100 1000 ml है, 1000 ml इसका आयतन है, ठीक है। ये कितना था 750 ml और ये था 250 ml, तो इसलिए टोटल हो गया 1000 ml। अब एसिड एसिड भाई भाई दोनों मिलके काम करेंगे, तो इसके मिली तुल्यांक M1V1 और इसके मिली तुल्यांक M2V2, ये दोनों को बीच में प्लस का निशान लगाया। इसके कुल विलयन के मिली तुल्यांक M3V3। अब देखो ध्यान से M1V1 यानी 0.5 गुणा 750 प्लस 2 गुणा 250 बराबर M3 गुणा 1000, ठीक है। अब देखो कर लोगे मल्टीप्लाई, ये 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है, या फिर चलो मल्टीप्लाई कर लो 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल को 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 और दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ लगेगा, ये हो गया 375, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं पहले, 375 तो ये हो गया प्लस 250 दूनी 500 बराबर M3 गुणा 1000। अब आपको पता है 1000 तो इसके बटे में ही आएगा, तो 500 और 300 कितने हो गए 800, 800 875 और बटे में आ गया आपका 1000 बराबर M3। अब 1000 से भाग करोगे 3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर से रख जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा M3 कितना आएगा, M3 आएगा 0.875, ये बिल्कुल सही उत्तर 0.875। आंसर देखो कोई सा है क्या 0.875, 0.875 तो मिल नहीं रहा, 1.875 है, गलती से ये बुक में छप गया होगा जहां से मैंने सारे कलेक्शन उठाए अलग अलग किताबों से, ये सही उत्तर है। और यहाँ 0 ही लिखना चाहिए था इन्हें, यहाँ इन्हें लिखना चाहिए था 0, ठीक है। अब सही हुआ, ठीक है। ऐसी मिस्टेक होती रहती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर आपने देखा क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही सॉल्व करा ना, तो 0.875 इसका उत्तर होगा, इतनी मोलरता इसकी होगी, ठीक है बेटे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए जरूर। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। अगला क्वेश्चन, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है तो विलयन कहा जाता है। अच्छा, विलायक में जब विलय के मोलों की संख्या देखी जाती है कितने हैं तो उसे मोललता कहते हैं, तो या तो उत्तर ये होगा, ये मोलल में से होगा, मोलर में से कोई उत्तर नहीं होने का, क्योंकि यहाँ विलायक का जिक्र आ रहा। इन्होंने कहा 1000 ग्राम विलायक में, विलायक का भार कैपिटल W से हमने लिख दिया 1000 ग्राम, ठीक है।
1000 ग्राम को आप लिख सकते हो, अब ये बन गया किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज, विलेय का भार दे रखा है 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार आपके याद होगा, जोड़ के देख लेना, 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार। तो मोललता निकालनी है क्योंकि विलायक का जिक्र यहाँ आया है। मोललता का फार्मूला आपको पता है, मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, ये होता है मोललता का फार्मूला। तो भार कितना है भाई, भार है 18 ग्राम, अणुभार कितना होता है 180, और विलायक का भार किलोग्राम में कितना था 1 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 18 धाम 180, 1/10। 1/10 को आप लिख सकते हो, 1/10 को क्या लिख सकते हो, 10 की वजह से दशमलव यहाँ आएगा ना, तो 0.1। उत्तर देखो कौन सा है इसका, 0.1 है कोई सा, 0.1 मोलल, मतलब ये मोलल ही तो है, स्मॉल एम, मोल प्रति किलोग्राम को कहते हैं मोलल। कभी आप 0.1 मोलर लिख दो, ये वाला उत्तर सही है, उनमें से दोनों में से सही हो ही नहीं सकता कोई सा भी, उन्हें तो पहले ही हमने हटा दिया था। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में दिया है यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है, यूरिया का मोल प्रभाज पूछा इन्होंने, ध्यान रखो। ठीक है, मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि यूरिया का जलीय विलयन है, तो इधर तो चलो यूरिया लिख देता हूं मैं, यूरिया का जलीय विलयन है, और इधर लिख देता हूं मैं जल। एक तरफ यूरिया लिखा, एक तरफ जल। यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता, यानी इसके मोल दे रखे हैं इन्होंने यूरिया के। भाई मोललता का मतलब मोल प्रति किलोग्राम, कितने मोल हैं इसके, 4.44 मोल हैं इसके। और यहाँ दूसरा जो विलायक है, जो जल, दूसरा जो कंपोनेंट है, घटक है, यूरिया और पानी, दो ही तो घटक हैं, वो 1 किलोग्राम है, उसका भार दे रखा है इन्होंने 1 किलोग्राम। या फिर आप इसे 1 किलोग्राम को लिख सकते हो 1000 ग्राम, पानी का भार है, और पानी का अणुभार कितना होता है 18। तो आप पानी के मोल निकाल सकते हो भार बटे अणुभार से, यानी 1000/18। अभी भाग करी थी हमने, 55.56 लिख दूं, 55.556 लिख दो, या 55.6 लिख दो, एक ही बात है। तो इसके मोल इतने हुए, इसके इतने हुए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 55.6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कभी सोचोगे सर ये लिखना, ये भी लिख सकते हो, और 55.556 भी लिख सकते हो। तो कुल मोल कैसे निकलेंगे, कुल मोल, कुल मोल निकाल लो आप, यूरिया के मोल और पानी के मोल। यूरिया के मोल कितने हैं 4.44, और इसके कितने हैं 55.56। जोड़ो अभी ने, 6 और 4 10 का 0 हासिल को 1, 5 और 4 9 1 हासिल का, 10 का 0 हासिल को 1। ठीक है, 5 और 4 9 और 1 हासिल का, 10 का 0 हासिल को 1, 5 और 1 हासिल का 6, 60 मोल आए टोटल। अब मोल प्रभाज किसका निकालना है, मोल प्रभाज यूरिया का मोल प्रभाज, यानी इसका पहले कंपोनेंट का। तो यदि आप यूरिया का मोल प्रभाज निकालना चाहते हो, तो यूरिया के मोल तो लिखो ऊपर, और बटे में लिखो कुल मोल। यूरिया के मोल कितने हैं, यूरिया के मोल हैं आपके 4.44, और कुल मोल हैं आपके 60। तो जब आप इसे दशमलव को हटाओगे ना, यहाँ से इस दशमलव को हटा दो, हटाने के बाद 2 0 आ गए, तो 444 को आपको भाग करनी है 6000 से। ठीक है, 444 को भाग करनी है कितने से, 6000 से। ठीक है बेटे, तो 444 को 6000 से भाग कर दोगे आप, या फिर एक काम कर सकते हो, इसे काट दो, आप काटना चाहते हो तो 2 से कट जाएगा, 4 से भी
2 से काट दें, चलो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, ये आ गया 3000। अब फिर कट जाएगा 2 से, और ये 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, 1500। तो 111 को भाग करते हैं, चलो 1500 से। यहाँ लिख देता हूँ 111, और इसे भाग करके देखते हैं कितने से। 1500 से भाग करते हैं, तो यहाँ तो चलने का नहीं, दशमलव लगा के 0 लगाओ। ये 1500 है, ये 1110 है, अब भी नहीं चलने का। 0 बढ़ा के फिर 0, यहाँ बढ़ाओ 0 लगा के। अब देखो चला गया। 15 दूनी 30, तिया 45, चौका 60, पंजे 75, सिक्का 90, सत्ते 105। ठीक है, 7 बार चलेगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 105, और 105 के आगे आ जाएंगे 2 0। जब आप इन्हें घटाओगे तो ये आ जाएगा 0 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, इधर हमने ये तो 0 हो गया, हमने इधर जो है हासिल लिया 11, 11 में से 5 गए 6। अब यहाँ 0 में 0 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 600 आया। अब 600 आया तो 1 0 और बढ़ा दो आप, 6000। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 1500 गुणा 4 बराबर 6000। देखो 0.074, हमने 111 को भाग करी 1500 से, 074, इतना उत्तर आया हमारा। देखो है क्या कोई ऑप्शन है? 0.074, ये है सही उत्तर पहला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 ही तो करना, 13वां करा था ना अभी, 14वां क्वेश्चन करो चलो। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? पृष्ठ तनाव नहीं, तो भाई अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। श्यानता भी नहीं है, प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है, परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। सीधा सा सवाल था, अणुसंख्या गुणधर्म क्या है? परासरण दाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है, अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म है, पृष्ठ तनाव अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब अवनमन भी अणुसंख्या गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन भी, ये दोनों क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक यौगिक के लिए जिसका एक विलायक में वियोजन होता है, यानी एक विलायक में तो वो टूट जाता है घुलते ही, जैसे नमक टूट जाता है पानी में घुलते ही, तथा दूसरे विलायक में संगुणन होता है, दूसरे विलायक में उसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो वान हाफ गुणांक आई क्रम से होगा। भाई जिसमें वो टूट जाता है ना, उसमें तो जिसमें वो टूट जाता है ना, उसमें आई का मान बड़ा होगा 1 से, क्योंकि वो टूट जाता है। यदि 2 में टूट गया तो आई का मान 2 होगा, 3 आयनों में टूट गया तो आई का मान 3 होगा, और जिसमें वो जुड़ जाता है यानी संगुणन हो जाता है, उस विलायक में आई का मान कम होगा 1 से। तो इस उत्तर को छांटो कि वान हाफ गुणांक 1 से ज्यादा हो और फिर 1 से कम। एक में जिसमें टूट गया उसमें तो ज्यादा होगा, उसमें कम होगा। 1 से कम तथा 1 से अधिक, नहीं ये तो उल्टा है। 1 से कम तथा 1 से कम, ये भी गलत है। 1 से अधिक तथा 1 से कम, ये सही है बिल्कुल सी। तो हमारा उत्तर सी होगा इसमें, 1 से अधिक तथा 1 से कम, सी उत्तर सही होगा। ठीक है, जिसमें वो आयनों में टूट जाता है ना, वियोजित हो जाता है, उसमें तो वान हाफ गुणांक आई का मान 1 से ज्यादा ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो, 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में कहा गया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल विद्युत अपघटय है। ठीक है, इसके तनु जलीय विलयन में वान हाफ गुणांक आई का मान होगा। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, BaOH का होल ट्वाइस, जब आप इसे पानी में घोल दोगे ना तो ऐसे टूटेगा, Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2 बनेंगे OH नेगेटिव। तो कुल आयन कितने हुए? एक तो आयन ये है,
और 2 ये हैं, तो टोटल आयन कितने बने? टोटल आयन बने 3, और 3 आयन बने ना, तो 1/2 गुणांक का मान 3 ही होगा। कितना होगा? 3 होगा। ये रहा सही उत्तर 3। 1/2 गुणांक का मान कितना होगा? 3। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसका 1/2 गुणांक एल्यूमिनियम सल्फेट के समान है? अब एल्यूमिनियम सल्फेट को तोड़ के देख लो आप। Al2SO4 का होल थ्राइस। वैसे तो यहीं से ही पता चल रहा है, 2 आयन तो ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 आयन बनेंगे टोटल। 2 तो बनेंगे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, और 3 बनेंगे SO4 डबल नेगेटिव आयन। तो टोटल आयन 2 तो ये बने, और 3 आयन ये बने, टोटल आयन बन गए हमारे 5। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा है जो 5 आयनों में टूटता है। देखो 3 आयन तो ये बनेंगे, एक ये 3 और 1 4, यहाँ तो 4 ही आयन बने, और यहाँ 1 आयन इसका 3 इसके, यहाँ भी 4 बने, यहाँ 4 तो पोटेशियम के और 1 इसका, 5 आयन बने। यदि आप इसे K4FeCN6, और इसमें कितने बने? 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, 3 बने। पर जब आप इसे देखते हो ना, K4FeCN6, इसे देखो तोड़ के, जब आप इसे तोड़ोगे तो 4 तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन, और 1 बनेगा FeCN6-4। तो 4 आयन तो ये बने, और 1 आयन ये बना, कितने बने? 5। और इसमें भी कितने बन रहे थे? 5, इसमें भी 5। तो आयनों की संख्या तो इससे बराबर हमें प्राप्त होगी, तो इसी का 1/2 गुणांक उसके बराबर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट के, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। ठीक है बेटे, समझ में आया ना? मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो 19वां क्वेश्चन करके दिखाओ। यदि सोडियम सल्फेट की वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो अणुभार ज्ञात करने में प्रयुक्त 1/2 गुणांक आई होगा। भाई सोडियम सल्फेट है, 2 और 1 3 आयन है, 3 आयन है, 1 और 2 3 सीधा तरीका है, इसका उत्तर ये होगा। 3 आयन है तो ये होगा 1+2 अल्फा। इसे ध्यान रख लेना, ट्रिक को जो मैंने बताई आपको। भाई सोडियम सल्फेट जो है, 2 तो सोडियम आयन बनते हैं, 1 सल्फेट आयन बनता है इससे, तो 3 आयन बनते हैं। तो देख लेना 1+2 अल्फा होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20वां। राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम, विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ जिक्र आया है वाष्प दाब का, क्वथनांक का जिक्र नहीं आया, हिमांक का जिक्र नहीं आया, वाष्प दाब का आया, तो इससे ही संबंधित है। परासरण दाब का कोई जिक्र नहीं आया। तो राउल्ट का चाहे कोई सा भी नियम देख लो, चाहे 2 द्रव द्रव विलयनों वाला नियम देख लो, और चाहे अवाष्पशील विलेय को जब किसी विलायक में घोला जाता है वो वाला नियम देख लो, दोनों में ही वाष्प दाब का जिक्र आया है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है और इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती, विलेय के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। ये है सही उत्तर सी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है, मतलब विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था इस बार? 21 था ना ये। 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? सेम क्वेश्चन है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। पहला ही उत्तर सही है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, और मुझे लास्ट में बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके।
अगला क्वेश्चन है 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया के विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक, सुक्रोज विलयन की अपेक्षा कम, सुक्रोज विलयन से 2 गुना, सुक्रोज विलयन के बराबर। अच्छा, एक दोनों को 12 ग्राम यूरिया को भी 1 लीटर पानी में घोल दिया, 68.4 ग्राम सुक्रोज को भी 1 लीटर पानी में घोल दिया। एक काम करता हूं मैं, इधर तो लिखता हूं यूरिया। यदि दोनों की सांद्रता बराबर है ना, ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी बराबर होगा। इधर यूरिया लिख दिया और इधर लिख दिया सुक्रोज। एक तरफ यूरिया एक तरफ सुक्रोज। अब इन्होंने यूरिया का भार दे रखा है, कितना घोल रखा है यूरिया, 12 ग्राम। और यूरिया का अणुभार आपको याद ही होगा कितना होता है, 60। चाहे निकाल के देख लेना NH2CO NH2 से। और इसका सुक्रोज का भार कितना दे रखा है, कितने ग्राम घोल रखा है सुक्रोज, 68.4 ग्राम। और सुक्रोज का अणुभार चीनी का याद होगा 342 होता है। ये चीजें याद हो जाती हैं बच्चों के। आप इसके मोल निकाल लो, आप मोल भार बटे अणुभार से। भार 12 ग्राम, अणुभार 60, तो 12 ही कम 12, 12 पंजे 60, 1/5 मोल है, या 0.2 भी कह सकते हो। इसी तरीके से इसके मोल निकाल लो आप भार बटे अणुभार से। भार है 68.4 और अणुभार है 342। ध्यान से देखना जरा, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, यानी ये भी 1/5 ही आ रहा। अब जब दोनों के मोलों की संख्या बराबर है ना, ये भी 1 लीटर में घुला हुआ यूरिया भी और सुक्रोज भी, मोलों की संख्या बराबर है तो दोनों की मोलरता भी बराबर होगी। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि मोलों की संख्या बराबर है दोनों के, इसलिए मोलरता भी बराबर होगी। जितनी मोलरता या सांद्रता इसकी होगी उतनी ही मोलरता इसकी होगी। और मोलरता बराबर है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी बराबर होगा, यानी P माइनस PS/P। जितना इसका है उतना ही इसका होगा, ठीक है। इसे 1 1 लिख दो और इसे 2 2 लिख दो। चलो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यूरिया और ग्लूकोज के दोनों घोल का बराबर होगा। तो इन्होंने कहा 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया के विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक, नहीं। सुक्रोज विलयन की अपेक्षा कम, नहीं। सुक्रोज विलयन से 2 गुना, नहीं। सुक्रोज विलयन के बराबर। यह है सही उत्तर डी इसका। इसका सही उत्तर क्या है, डी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, करो सॉल्व। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? भाई सबसे ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन उसमें होगा जो ज्यादा मात्रा में आयनों में टूटेगा। जो भी सबसे ज्यादा आयन देगा उसी में ही ये अणुसंख्या गुणधर्म सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेंगे। देखो, यूरिया तो टूटता ही नहीं है, यूरिया तो टूटता ही नहीं है। इसके तो टूटने के बाद, मतलब ये घुलने के बाद भी एक अणु ही रहेगा, इसका वांठाप गुणांक 1 है। ग्लूकोज भी नहीं टूटता, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मोलरता के सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ आपको। भाई 0.2 m यूरिया घुलने के बाद भी इसकी मोलरता इतनी ही रहेगी और इसकी मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का क्योंकि ये भी आयनों में नहीं टूटता। अब BaCl2 की बात करो, एक तो बेरियम आयन और 2 क्लोराइड, 3 आयन बनेंगे, तो इसका जस्ट 3 गुना हो जाएगी सांद्रता। प्रभावी सांद्रता 0.3 हो जाएगी क्योंकि 3 आयनों में टूटता है ना। मतलब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 3 आयनों में टूटता है, एक बेरियम 2 क्लोराइड, तो 0.1 में गुणा हो जाएगी 3 से क्योंकि इसका वांठाप गुणांक 3 है, तो इसका इफेक्टिव जो सांद्रता है वो 0.3 है। और ये एक Mg आयन एक सल्फेट आयन 2 आयनों में टूटता है, तो इसका क्या होगा, 0.1 की गुणा हो जाएगी, 2 में टूटता है तो 0.2। अब देखो
0.2, 0.2, 0.1 सबसे ज्यादा किसकी है? प्रभावी सांद्रता इसकी है, तो इसका सही उत्तर यही है। वाष्प दाब में अवनमन सबसे ज्यादा 0.1 एम बेरियम क्लोराइड में होगा। ठीक है बेटे, 0.1 एम बेरियम क्लोराइड। मतलब आपको अणु संख्या गुणधर्मों पर जो छोटे प्रश्न मैंने बताए थे वे यही हैं। इसी तरह का सवाल आता है पेपर में। 25वां क्वेश्चन दिखाओ करके। अच्छा चलो, किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा? भाई वाष्प दाब उसका सबसे कम होगा जिसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, और वाष्प दाब उसका सबसे ज्यादा कम होगा जिसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा आयनों में टूट रहा होगा। ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता, इसका मतलब यह है कि इसकी मोलरता जो की त्यों रहेगी 1। सुक्रोज भी आयनों में नहीं टूटता, इसकी मोलरता भी जो की त्यों रहेगी 1। और NaCl टूटता है 2 आयनों में, तो इसकी मोलरता में 2 से गुणा कर दो, 2 हो जाएगी इसकी मोलरता। और आपका ये है K2SO4, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट 3, इसकी मोलरता में 3 से गुणा होगी, तो यहाँ 3 आयन बन रहे ना। तो सबसे ज्यादा प्रभावी मोलरता इसी की है, इसलिए इसी का ही वाष्प दाब सबसे कम होगा, क्योंकि ये विलयन सबसे ज्यादा सांद्र होगा, सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा ये विलयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 26वां क्वेश्चन, किस परिवर्तन के फलस्वरूप पोटेशियम आयोडाइड के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा? मतलब हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का एक विलयन है जिसकी मोललता 1 है, यानी 1 मोल प्रति किलोग्राम, और उसका वाष्प दाब हमें बढ़ाना है। तो वाष्प दाब बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप उसकी सांद्रता घटा दो, और किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने का तरीका यह है उसमें विलायक मिला दो, यानी पानी मिला दो। पानी मिलाने से उसकी सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो जल मिलाने पर ही इसका सबसे सही उत्तर है। NaCl मिलाने पर तो सांद्रता बढ़ा दोगे आप, और सांद्रता बढ़ गई तो वाष्प दाब घट जाएगा, परासरण दाब बढ़ेगा ना। Na2SO4 मिलाने पर यह तो NaCl से भी ज्यादा खतरनाक काम करेगा सांद्रता बढ़ाने में, क्योंकि यह तो 2 ही आयनों में टूटता है। यह टूटता है 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन 3 आयनों में। ठीक है, 100 मोलल Ki विलयन मिलाने पर, इसकी मोललता 1 है, इसकी 100 है, यानी इसके अंदर इससे भी गाढ़ा विलयन पोटेशियम आयोडाइड का मिला दोगे तो उससे भी तो सांद्रता बढ़ जाएगी, और यदि उससे सांद्रता बढ़ गई तो भी क्या होगा, तो भी आपका वाष्प दाब बढ़ने का नहीं घटेगा, क्योंकि जितना सांद्र विलयन है वाष्प दाब उतना कम होता है, और परासरण दाब होता है उतना ही ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना फिलहाल, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बोर्ड परीक्षा में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है, सारे छांट छांट के निकाल रहे हैं मैंने अलग अलग बुक से। ठीक है, 2 द्रवों P एवं Q के वाष्प दाब क्रम से 80 mm और 60 mm है। एक द्रव तो P है, यहां लिख देता हूं, एक तो P है और एक है Q। इसका वाष्प दाब दे रखा है P1 नॉट 80 मिलीमीटर Hg, और इसका वाष्प दाब P2 नॉट। ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 80 और 60 मिलीमीटर Hg। अब क्या कहा इन्होंने, P के 3 मोल, इसके मोल हैं 3, और Q के कितने हैं 2 मोल, इसके मोल हैं 2, इन्हें मिला दिया गया आपस में। प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल मोल तो निकाल दोगे आप। कुल मोल कैसे निकलेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो आप इसका मोल प्रभाज निकाल दोगे, इसका मोल प्रभाज का मतलब इसके मोल बटे कुल मोल। इसके मोल कितने हैं 3 बटे 5, तो 5 छंग 30, 0.6 आ जाएगा। और इसका मोल प्रभाज निकाल दोगे आप, इसका मोल प्रभाज निकाल लोगे Q का, इसके मोल बटे कुल मोल, इसके मोल 2 हैं और कुल मोल हैं 5, 5 चौक 20, 0.4 हो गया मोल प्रभाज। तो उन्होंने कहा कि जब दोनों को मिलाओगे तो पूरा कितना होगा दाब विलयन का। तो राउल्ट के नियम से आपने पढ़ रखा है, पूरे विलयन का दाब यदि आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल लोगे, Pa प्लस Pb से।
ए और बी की जगह 1 और 2 लिख दिया मैंने। और ये भी पढ़ा है आपने, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी। ए की जगह तो 1 लिख रखा है, बी की जगह 2, क्योंकि यहाँ 1 और 2 लिख दिए थे ना, इसलिए आप ए और बी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए नॉट यानी P1 नॉट 80 और x1 कितना है 0.6 प्लस P2 नॉट 60 mm था और इसका मोल प्रवाह जाया था 0.4, तो ये हो जाएगा 8 6 48 और ये एक 0 है, 0.1 अंक के यहाँ लगेगा, प्लस 6 चौक 24 और 60 का एक 0 0.1 अंक से पहले यहाँ लगेगा, तो 48 और 24, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल को 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। इतने मिलीमीटर। अब देख लो उनमें से है क्या कोई उत्तर। 72 मिलीमीटर एच जी है ना, ये रहा, ये है सही उत्तर हमारा डी, 72 मिलीमीटर एच जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ आप, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन है, आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आदर्श विलयन के लिए एक तो एंट्रोपी परिवर्तन और एक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये दोनों ही 0 नहीं होते। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सचर 0 होता है। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा पी यानी दाब, ये क्या है, परासरण दाब या वाष्प दाब, ऑब्जर्व्ड माइनस राउल्ट, कितना नापा गया और राउल्ट के नियम से कितना निकला, इनका अंतर भी 0 होता है आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होता है, पर आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान 0 नहीं होते, इनका मान धनात्मक होता है, ठीक है। ध्यान रखना इन दोनों चीज को, डेल्टा एस मिक्सचर और डेल्टा जी मिक्सचर 0 नहीं होते आदर्श विलयन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होने वाले कण होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से तो पानी के कण ही निकलते हैं, पानी माने विलायक, तो विलायक के कण निकलते हैं, विलय के अणु नहीं, विलायक के अणु, ये सही उत्तर है। विलायक के अणु ही निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार। विलायक के अणुओं का आकार अर्धपारगम्य झिल्ली के जो छिद्र होते हैं उनसे छोटा होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन देखो, परासरण में जल का प्रवाह होता है। भाई जल का मतलब विलायक, परासरण की क्रिया में जल का प्रवाह या विलायक का प्रवाह हल्के घोल से गाढ़े घोल की ओर होता है, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या फिर आप कह सकते हो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर से नहीं, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, यह सही है। कम सांद्रता वाला विलयन का मतलब हल्के घोल से गाढ़े घोल की ओर, दोनों ओर से समान वेग से नहीं, दोनों ओर से असमान वेग से नहीं। भाई परासरण की क्रिया में जो विलायक के कण हैं या विलायक के अणु हैं या जल के अणु हैं, वे कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर ही तो जाते हैं। करो जरो अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक आम को 2 घंटे तक नमक के पानी में रखा जाए तो क्या होगा। नमक के पानी में रखोगे ना तो नमक का पानी जो वो घोल है वो आम के घोल से गाढ़ा होगा और अंदर से जल निकलता रहेगा आम के अंदर से, यानी बाह्य परासरण की क्रिया होगी। और बाह्य परासरण की क्रिया होने के कारण ऐसा होगा जैसे आपने अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में रखा हो, यानी वो सिकुड़ जाएगा। देखो आम फूलेगा नहीं, आम सिकुड़ेगा, हाँ आम सिकुड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। भाई प्रभाव तो होगा जरूर, सिकुड़ेगा आम, आम सड़ जाएगा नमक के पानी में रखने से कैसे सड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन, परासरण दाब का सही सूत्र है, हमें बताना है परासरण दाब का सही सूत्र क्या है, ठीक है। आपको पता है ना, देखो परासरण दाब का सूत्र ये होता है
PV इज इक्वल टू NRT। यदि मैं इसे V को यहाँ लिया हूँ ना N के नीचे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू N/V/RT। और मोल प्रति लीटर को हम सांद्रता से लिख सकते हैं, इसे हम C से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, CRT। तो देखो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है? P इज इक्वल टू CRT। P इज इक्वल टू CRT। C को मैं इसके अपॉन में ले जाऊं, P अपॉन C लिख सकता हूं RT। देखो जरा है क्या कोई सा? P अपॉन C इज इक्वल टू RT। ये रहा P अपॉन C इज इक्वल टू RT। ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। C की जगह हम MB लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया है विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं? जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समाकृतिक नहीं, समावयवी नहीं, अतिपरासरी नहीं, समपरासरी, उन्हें कहते हैं समपरासरी विलयन। जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं, और जिन दो विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं ना, उनकी सांद्रता भी बराबर होती है, यानी मोलरता। और यदि उन दोनों विलयनों को आप अर्धपारगम में झिल्ली की सहायता से अलग अलग करके रखोगे ना, तो उनके बीच में परासरण की क्रिया नहीं होती। समपरासरी विलयनों के बीच परासरण की क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, समपरासरी विलयनों में निम्न में से किसमें समानता नहीं होती? समपरासरी विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं, मोलर सांद्रताएं भी बराबर होती हैं, रासायनिक गुण बराबर नहीं होते, ताप बराबर होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ताप कैसे बराबर होते हैं? क्योंकि समपरासरी विलयन उन विलयनों को कहते हैं जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान हो, मतलब उनके ताप भी बराबर होने चाहिए। ताप यदि कम ज्यादा है और फिर उनके परासरण दाब बराबर हैं अलग अलग ताप पर, तो हम उन्हें समपरासरी विलयन नहीं कह सकते। समपरासरी विलयन तो वही दो विलयन होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान हो, या फिर जिनकी समान ताप पर सांद्रताएं समान हो। ताप भी समान होना एक जरूरी चीज है इसमें, ठीक है। तो रासायनिक गुण बराबर होना जरूरी नहीं है, परासरण दाब एक जैसा होगा, मोलर सांद्रता एक जैसी होगी और ताप भी समान होगा, जब भी आप उन्हें समपरासरी विलयन कह रहे होंगे। चलो 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है गन्ने की शक्कर। गन्ने की शक्कर का मतलब चीनी। 342 इसका इन्होंने अणुभार दे दिया का 5% विलयन एक पदार्थ x के 1% विलयन से समपरासरी है, तो पदार्थ x का अणुभार होगा। तो हमारे पास गन्ने की शक्कर है, तो यहां तो लिख देंगे शक्कर हम, यानी C6H12O6। ये तो गन्ने की शक्कर है, और ये है पदार्थ x। इसका दे रखा गन्ने की शक्कर का 5% विलयन, यानी 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है। इसका भार दे रखा है इन्होंने 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है। प्रतिशतता तो 100 में ही दी जाएगी, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो आप, ये हो गया 1/10 लीटर। अणुभार इन्होंने दे दिया, और वैसे हमें याद भी है चीनी का अणुभार 342 होता है। चीनी का अणुभार 342 होता है ना। इसका भार 1% है तो 1 ग्राम, और विलियन का आयतन 100 ml ही होगा, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करी, 1/10 लीटर। तो इन्होंने पूछा है इसका अणुभार बताओ आप कितना होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 और 1, और यहाँ लिख देता हूँ 2 2 और 2। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि ये समपरासरी हैं, दोनों समपरासरी हैं, तो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता बराबर होगी। मोलर सांद्रण तो बराबर होंगे, मोलरता। जब दोनों समपरासरी हैं तो दोनों की सांद्रताएं भी तो बराबर होंगी, और मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। इसी तरह इसका लिख दो, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। भार कितना है इसका 5 ग्राम, और अणुभार कितना है इसका 342,
और आयतन लीटर में कितना है? 1/10। इसका भार कितना है? 1 ग्राम। अणुभार हमें निकालना है। आयतन लीटर में कितना है? 1/10। तो इससे तो कट ही गया। अब हमें M2 निकालना, इसे ऊपर ले जाना, तो इसे भी, इसका भी पलटा मार दो, इसका भी। तो ये हो जाएगा, यदि आपको M2 निकालना है, M2 निकालना है, इसके बाद हम यहाँ आगे, यहाँ, यदि आपको M2 निकालना है तो आप इसका पलटा मार दो, 342 को भाग कर दो 5 से। और जब आप 342 को करके देख लो, 342 को रफ काम कर रहे 5 से भाग करनी है, ठीक है। तो 5 सत्ते तो 35 हो जाएंगे, 5 छंग 30, ये बचे हमारे पास 4, 2 उतार लिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, दशमलव लगा के 0 लगा दिया, ठीक है। 5 चौक 20, कितना आया? 68.4, 68.4। देखो उत्तर है क्या? ये रहा पहला ही उत्तर है, 68.4, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। अगला क्वेश्चन 36वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। BaCl2, NaCl और ग्लूकोज के सममोलर विलयन के परासरण दाब का क्रम है। परासरण दाब उसका ज्यादा होगा जिसमें आयन ज्यादा होंगे। इसमें कितने आयन हैं? 1 और 2 3, इसमें 2 हैं, और इसमें है ही नहीं आयन, ये तो आयनों में टूटता ही नहीं। तो सबसे ज्यादा परासरण दाब बेरियम क्लोराइड का होगा, उससे कम सोडियम क्लोराइड के विलयन का, और उससे कम ग्लूकोज का। बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज, यही उत्तर सही है पहला। क्योंकि बेरियम क्लोराइड के कितने आयन हैं? 3, इसके 2 हैं, इसका है ही नहीं आयन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37वां क्वेश्चन। किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा जिसके आयन सबसे ज्यादा होंगे? देखो ये कितने क्योंकि मोलरता तो सबकी 1 है ना, सीधी बात कर रहा मैं सिर्फ आयनों की। इसमें कितने आयनों में टूटता है? 2 में, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये कितने आयनों में टूटता है? 3 तो बनेंगे, अमोनियम आयन, एक फास्फेट, 4 आयनों में टूटता है। और ये कितने आयनों में टूटता है? एक Ba डबल पॉजिटिव और 2 बनेंगे क्लोराइड आयन, 3 आयन बनेंगे इसके टोटल। और इसके इसके तो आयन बनने के ही नहीं। ये तो जो है C6H12O6 जोंगा तो रहेगा, घुलने के बाद भी एक ही रहेगा इसका कण, घुलने से पहले भी, ठीक है। इनके सबके वानठाव गुणांक लिख दिए हमने। किसका सबसे ज्यादा है? अमोनियम फास्फेट का, 4। तो इसी का परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, बी इसका उत्तर है। अणु संख्या गुणधर्मों पर ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन 38वां। किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा? सबसे अधिक परासरण दाब उसका होगा जिसके आयन सबसे ज्यादा होंगे। ये कितने आयनों में टूटता है? NaCl, 2 में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेरियम क्लोराइड, एक बेरियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, 3। अमोनियम फास्फेट, 3 अमोनियम आयन, एक फास्फेट, 4। सोडियम सल्फेट, 2 सोडियम आयन, एक सल्फेट आयन, 3। तो परासरण दाब इसी का ही तो होगा सबसे ज्यादा, 1m अमोनियम फास्फेट का, क्योंकि 4 आयनों में टूटता है। देखो अमोनियम फास्फेट है ना, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये 4 आयनों में ऐसे टूटता है। देखो 3 तो बनते हैं अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और एक बनता है फास्फेट आयन PO4 ट्रिपल नेगेटिव। ऐसे 4 आयन बने ना, 3 तो ये बने और एक ये बना, तो टोटल कितने हुए? 4 आयन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 39। किस पदार्थ के 10% जलीय विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, जो सबसे ज्यादा आयनों में टूटेगा? ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता, एक ही रहेगा वानठाव गुणांक। यूरिया में आयनों में नहीं टूटता है, यह भी एक रहेगा। सुक्रोज चीनी भी आयनों में नहीं टूटती, इसका वानठाव गुणांक भी एक है। पोटेशियम सल्फेट, ये होता है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, कैसे टूटता है? 2 तो बनते हैं पोटेशियम आयन,
और एक बनता है सल्फेट आयन। कितने आयन हुए? 2 + 1 3 हुए ना, 3। तो ये ही सबसे ज्यादा आयनों में टूट रहा, तो परासरण दाब इसी का ही होगा सबसे ज्यादा परासरण दाब इसका होगा, पोटेशियम सल्फेट का, यदि विलयनों की सांद्रताएं 10% है चारों की। 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? भाई, अपकेंद्रण से तो हम दूध से क्रीम निकालते हैं ठीक है, चलो खैर, बाकी को छोड़ो। समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आपको रिवर्स और ऑस्मोसिस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे आप प्रतिलोम परासरण कहते हो या फिर प्रतीप परासरण कहते हो। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO वाटर समझाया था आपको, RO वाटर का क्या मतलब है। समुद्र के जल से शुद्ध जल इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस या परासरण। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोलल उन्नयन स्थिरांक KB का सूत्र है। देखो, आपको सीखा है M = 1000 KW/ΔT इंटू कैपिटल W। अब देखो, इसमें एक चीज समझनी है आपको। यहाँ KB लिख दिया इन्होंने, ठीक है, KF की जगह KF, फार्मूला एक जैसा ही होता है। KB का फार्मूला बनाना है तो इन तीनों को तो ऊपर बटे में 1000 और W, इसलिए आप KB का फार्मूला क्या बनाओगे इससे? KB का फार्मूला, एक तो अणुभार ऊपर जाएगा, एक डेल्टा T ऊपर जाएगा, डेल्टा T को TB भी लिख सकते हो, डेल्टा TB। एक विलायक का भार ऊपर जाएगा, बटे में जाएंगे ये दोनों चीज, एक तो 1000 और एक स्मॉल W। अब इस फार्मूले को देख लो है क्या कहीं, KB M डेल्टा TB W, M डेल्टा TB W, ठीक है, M डेल्टा TB W अपॉन 1000 इंटू W। देखो, यही तो है पहला फार्मूला, पर यहाँ डेल्टा तो नहीं है, डेल्टा तो नहीं है। डेल्टा होता है जब तो बात भी थी, ये नहीं फार्मूला है भाई, इसमें डेल्टा नहीं है और यहाँ डेल्टा है। इसमें देखो, M तो है ही नहीं ऊपर, M तो है ही नहीं, और 1000 आ गया ऊपर, गलत हो गया। इसमें देखो, ना M है ना डेल्टा TB है, कोई सा भी नहीं है, तो ये उत्तर बनेगा, क्योंकि सही तो ये है ना हमारा। हमारा जो सही उत्तर है वो ये है, और ये हमें कहीं नहीं मिला। कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इस पे राइट का निशान लगा के, यहाँ डेल्टा TB होता, यदि यहाँ डेल्टा होता तो ये सही उत्तर होता। ठीक है, सही उत्तर वो है। ठीक है बेटे, करें अगला क्वेश्चन। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ द अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब यौगिक X के 6 ग्राम 100 ग्राम जल में घोले जाते हैं, तब क्वथनांक का उन्नयन 0.52 डिग्री C था। KB दे दिया, तो X का अणुभार है। जब यौगिक X के 6 ग्राम, तो इन्होंने भार दे रखा है W, 6 ग्राम 100 ग्राम जल में घोले जाते हैं, विलायक का भार दे दिया इन्होंने 100 ग्राम, तब क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB 0.52 डिग्री C था, और KB इन्होंने दिया हमें ब्रैकेट में 0.52, तो X का अणुभार M। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। M का फार्मूला तो याद है आपको, अभी सिखाया, M = 1000 इंटू K इंटू W अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। ठीक है, आप इसे KB लिख सकते हो, इसे डेल्टा TB लिख सकते हो। तो 1000 KB कितना है, KB दे रखा है इन्होंने 0.52, स्मॉल W कितना है, स्मॉल W है 6 ग्राम अपॉन डेल्टा TB, ये दे रखा है 0.52, कैपिटल W कितना है 100।
सबसे पहला काम ये इससे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और तो नहीं कुछ बचा। 10 गुणा 6 60। देखो उत्तर कौन सा है, यह है उत्तर सही, 60। ठीक है, यूरिया होगा वो, यूरिया का अनुभारी तो होता है 60। अगला क्वेश्चन करो, चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन, जिसमें सबसे ज्यादा वानठाव गुणांक होगा। ग्लूकोज का वानठाव गुणांक 1 होता है, के पॉजिटिव NO3 नेगेटिव 2 आयनों में टूटता है, इसका वानठाव गुणांक 2 है। यूरिया आयनों में नहीं टूटता, वानठाव गुणांक 1 है। सोडियम सल्फेट 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन 3 आयनों में टूटता है। तो इसका इफेक्टिव सांद्रता पता कितना होगा, 0.03, 3 गुना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.02 पोटेशियम नाइट्रेट का। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा 0.01 m सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट नंबर 44 अधिकतम क्वथनांक प्रदर्शित करेगा जो ज्यादा आयनों में टूटेगा। इसका वानठाव गुणांक कितना है, 1 है। इसका वानठाव गुणांक कितना है, KNO3 का 2 है। इसका वानठाव गुणांक है 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन 3 है। ग्लूकोज का वानठाव गुणांक 1 है। तो ये है इसका सही उत्तर। ठीक है, मतलब 0.01, इससे कंफ्यूजन मत होना, 0.015 है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.01 के बाद ही तो 5 है। तो सही उत्तर है 0.01 m Na2SO4। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा जो सबसे ज्यादा आयनों में टूटेगा। इसका वानठाव गुणांक कितना है, 1। इसका कितना है, 1। ये 2 आयनों में टूटता है तो 2, और ये कितने आयनों में टूटता है, 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड 3 आयन। तो ये सही उत्तर है हमारा। कैल्शियम क्लोराइड का 1% विलयन 3% विलयन की तरह काम करेगा, 3%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक होगा। भाई न्यूनतम हिमांक का मतलब जिसका हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा हुआ हो। हिमांक किसका घटा होगा सबसे ज्यादा, जिसका हिमांक सबसे ज्यादा घटा होगा उसी का तो न्यूनतम हिमांक होगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का मतलब होता है K2SO4, और K2SO4 कितने आयनों में टूटता है, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट 3 आयनों में टूटता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, कितने आयनों में टूटता है, 1 Na आयन और 1 Cl नेगेटिव आयन। यूरिया तो आयनों में टूटता ही नहीं है, तो इसका वानठाव गुणांक तो 1 ही होगा। ग्लूकोज भी नहीं टूटता तो इसका भी 1 होगा। तो सबसे ज्यादा आयनों में पोटेशियम सल्फेट टूटता है, तो पोटेशियम सल्फेट के विलयन में ही हिमांक सबसे ज्यादा घटा होगा, हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा हुआ होगा पोटेशियम सल्फेट के विलयन में, इसलिए पोटेशियम सल्फेट का विलयन ही सबसे कम हिमांक प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट 47, किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। सेम क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट 3 आयनों में टूटता है, सोडियम क्लोराइड 2 आयनों में टूटता है, NH2CO यूरिया आयनों में नहीं टूटता, और ग्लूकोज भी आयनों में नहीं टूटता। तो सबसे ज्यादा आयन किसके हैं, पोटेशियम सल्फेट के। तो पोटेशियम सल्फेट का जलीय विलयन का हिमांक इनमें सबसे कम होगा। अणु संख्या गुणधर्मों पर ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके 0.10 m जलीय विलयन के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन का मतलब किसका हिमांक सबसे ज्यादा घट जाएगा, जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। इसमें कितने आयन होते हैं, 2, इसका वानठाव गुणांक 2 है। ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता, 1 है। एल्यूमिनियम सल्फेट 2 आयन तो ये रहे, 3 ये रहे, 5 है, 5 आयन है। और पोटेशियम सल्फेट 2 और 1 3 आयन, 2 के पॉजिटिव आयन 1 SO4 डबल नेगेटिव आयन। तो सबसे ज्यादा आयन एल्यूमिनियम सल्फेट में बने, तो एल्यूमिनियम सल्फेट ही इसका सही उत्तर है। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा इसी में ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 2MH2SO4 की नॉर्मलता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2MH2SO4 की नॉर्मलता, भाई नॉर्मलता जब भी निकालनी है आपको तो आप मोलरता को n से गुणा करते हो, n। अब n का मतलब पता क्या होता है? n का मतलब होता है जो अम्ल है उसकी क्षारकता, जो क्षार है उसकी अम्लता, जो लवण है उसका आवेश। नॉर्मलता निकालनी है, मोलरता इन्होंने दे रखी है कितनी, 2। और सवाल है अम्ल का, H2SO4 का। H2SO4 में कितने H पॉजिटिव आयन है, 2, तो 2 से गुणा करोगे आप, तो नॉर्मलता हो जाएगी 2 दूनी 4। ठीक है, कौन सा है उत्तर? ये है, नॉर्मलता इसकी कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं? जल के कितने, एक मिनट, ये यहाँ का कैसे आ गया, जल के कितने मोल हैं? देखो मोलों की संख्या निकालनी है ना, भार बटे अणुभार से निकलती है मोलों की संख्या, ये बात आपको पता है। मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार से। भार है हमारे पास 180 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18, 18 धाम 180, तो 10 मोल आए। कितने आए? 10 मोल। कहाँ है 10 मोल? ये है इसका सही उत्तर, सी। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 90 ग्राम जल है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज है। चलो ग्लूकोज का निकालना है तो पहले ग्लूकोज ही लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज। ये तो ग्लूकोज है और ये है जल। इन्होंने इसका भार दिया है 90 ग्राम। अणुभार आपको पता ही है पानी का कितना होता है, 18। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, इसका भार है 1.8 ग्राम, और अणुभार ग्लूकोज का आपको याद है 180 होता है। ठीक है, इसके मोलों की संख्या निकाल लो भार बटे अणुभार से। भार बटे अणुभार, भार कितना है 1.8 और अणुभार है 180। ठीक है, इस दशमलव को यहाँ से हटा दो, 0 लगा दो। 18 कितना हो जाएगा, 1/100। ठीक है, 1/100 को आप लिख सकते हो 0.01। अब इधर देख लो मोलों की संख्या, भार बटे अणुभार। भार इसका है 90 ग्राम और अणुभार है 18, 18 पंजे 90, इसके मोल आगे 5। अब कुल मोल निकाल लो आप। कैसे निकलेंगे? N1 + N2 से ही निकलेंगे कुल मोल। N1 0.01 और N2 5, तो ये हो जाएगा 5.01। ये कुल मोल है। इन्होंने पूछा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो यदि आपको ग्लूकोज यानी इसका मोल प्रभाज निकालना है X1, तो इसके मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। इसके मोल कितने हैं? इसके मोल निकले थे N1.01 और कुल मोल कितने हैं 5.01, तो डेसिमल से तो डेसिमल गया, तो ये एक नीचे लिख दूं, चलो कितना आया है 1/501। ठीक है, तो आप एक को यहाँ कर लें, थोड़ा रफ काम, एक को भाग करते हैं किससे, 501 से। ना चलने की दशमलव लगा के 0, फिर एक 0 लगा के 0 बढ़ाओ, अब भी नहीं चलता काम, 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाओ। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई? दुगना तो 500 दूनी 1000 होते हैं, तो 501 दूनी 1000 दो हो जाएंगे, तो एक बार ही चले गए, तो ये हो जाएगा एक बार चलेगा, तो लिख दिया हमने यहाँ 501। और जब आप इसे घटाओगे 1000 में से 501 घटाए तो 499 बचेंगे, 0 बढ़ा लो आप, तो कितनी बार, 5
नम 45 9 बार जाएगा। 5 नम 45 9 बार चला जाएगा ना। 5 धाम तो 50 हो जाएंगे, 49 है ना, 5 नम 45। एक मिनट में इसे थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। 0.0019 यहाँ कर देता हूँ इस रफ काम को। 0.0019 देखो उत्तर है क्या? 0.0019 है उत्तर? है, यही तो है। 0.0019 सी है ना, ये ये सही उत्तर है। ठीक है बेटे, चलो एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है मोल अंश से, मोलरता से, मोललता से या नॉर्मलता से। तो ध्यान रखो, ये मैंने कई बार बताया आपको। हिमांक का अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिए बेटे, सारे के सारे 52 के 52 क्वेश्चन सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 52 में से। ठीक है, आपको बताना है कि 52 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, अगले लेक्चर को जो हम अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो अगला लेक्चर आएगा ना, वो बहुत जल्दी आएगा। पहला चैप्टर तो हमने एक ही उसमें लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, अगला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। और अब समय आपका पढ़ाई करने का है वास्तविकता में। समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। अपने जो नोट्स आपने बना रखे हैं और जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, पुराने लेक्चर से भी आप रिवीजन कर सकते हो। आप स्पीड 2x कर लिया करो, बस लेक्चर की स्पीड 2x कर लो तो रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।